काका की खाज भी मिट गई और आपने एक बार फिर से परचम लहरा दिया, क्योंकि आपका ये चुनाव का सबसे बड़ा, एक तरह से पब्लिक के बीच में जो आप बता रहे थे, काका की खाज मिटानी है। देखिए, इलेक्शन तो था ही उसी बात पर। और चूरू जनता, जो चूरू लोकसभा क्षेत्र की जनता है, उन्होंने ये काम किया है। काका की जो खाज की बीमारी थी, मैं समझता हूँ वो मिट गई होगी। और बाकी तो काका ही बता पाएंगे खाज अभी कुछ रह गई है कि नहीं रह गई है, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने चूरू के अंदर पिछले 15 सालों से राजनीति करने की कोशिश करी है, और हर बार चुनाव के माहौल के अंदर आते के साथ ही टिकट कटवाना और अपने आप को सुपीरियर शो करना, मैं समझता हूँ प्रजातंत्र में उसकी कोई जगह नहीं है। और पब्लिक जीती है, और मैं पब्लिक का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। काका चूरू के लोगों को तो अच्छी तरह से पता है, थोड़ा नेशनल लेवल के दर्शकों के लिए बता दो ना, काका कौन है और उनसे क्या ऐसे ही आपकी रंजिश हो गई कि चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बाकी तमाम चीज़ों के अलावा ये हो गया। देखिए, हमारी तो कभी कोई किसी रंजिश थी नहीं। हमारे फादर की पॉलिटिक्स बहुत नीट एंड क्लीन पॉलिटिक्स करी है हमने। 91 में भैरों सिंह शेखावत साहब ने पिता श्री राम सिंह कसवां जी को लेके आए थे पॉलिटिक्स का एक सांसद के रूप में। उससे पहले हमारी फैमिली सिर्फ एमएलए के इलेक्शंस लड़ती थी, इंडिपेंडेंट या जनता दल से। और 91 से लेकर सांसद के रूप में हमने काम किया है, जनता के बीच में रहे, वही हमारी यूएसपी थी। और एक सरल स्वभाव के साथ फादर ने 2014 से राजेंद्र जी चूरू से विधायक रहे और कई बार मंत्री बने हैं। उनके मन में हमेशा ये रहा कि इनकी टिकट कटवा दो। हर बार किस कारण से पता नहीं, पार्टी की सीनियर लीडर्स ने हमेशा उस बात के ऊपर मजबूती से बीच में बात को रखते हुए एक बैलेंस करने की कोशिश करते रहे। पर 23 के चुनाव हारने के बाद में से उनका इलेक्शन के अंदर की मोमेंटम बना दे, हम टिकट लेने देंगे नहीं। अब टिकट किसी काका के हाथ में होती नहीं है। फिर भाजपा के जो प्रत्याशी थे उनको लेके चुनाव के बाद दिसंबर से घूमने लग गए। तो बीमारी थी 2014 से शुरुआत उनकी जो हो रखी थी, एक कॉज के साथ हम आगे बढ़े थे। पब्लिक को हमने यही बात दर्शाई थी कि प्रजातंत्र के अंदर नेतृत्व को चुनने की जिम्मेदारी आप लोगों को दी गई है। क्या कोई काका चुनेगा किसी व्यक्ति को? तो पब्लिक ने जवाब दिया, नहीं, काका नहीं चुनेगा, जनता ही चुनेगी। इशू हावी रहे कि आपको लगता है कि माहौल आपके पक्ष में बनता गया, बीजेपी के पक्ष से हवा जो बार बार बात कह रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी के आने के बाद भी वो जगह नहीं जीत पाई। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर सांसद के रूप में अगर आप अपनी पब्लिक में कनेक्ट बनाते हो तो बहुत टफ और हरकुलियन टास्क है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि 22 लाख तो वोटर्स हैं आपके, पॉलिटिकली एक्टिव हैं। हमने रूट लेवल तक हम पहुँचे, कार्यकर्ताओं के सुख दुख में हम हर व्यक्ति तक हमारा व्यवहार बहुत सिंपल और सोबर था, अट्रैक्टिव हमारा बिहेवियर रहा है हमेशा। फिर वर्क हमारे साथ में डेवलपमेंट बहुत अच्छा करवाया हुआ था, हमारे नए प्रोजेक्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं था, और पब्लिक के मन में विश्वास इस बात का था। ये ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति कहता, पर पब्लिक को पता था कि हमारा हमारा जो एमपी वो काम कर रहा है। और सिर्फ एक व्यक्ति के मन में कोई बात आ जाती है तो उससे नहीं चलते इलेक्शंस। और दूसरे तरफ ऑपोजिशन में जो कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से थे, वो तो कोई फील्ड में कभी थे ही नहीं ना, वो तो एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे। अब आप अचानक फील्ड में किसी को कह दो कि तू छोड़ और टिकट ले और लड़ने लग जा, तो जनता कैसे स्वीकार कर लेगी? फिर तो खत्म हो जाएगी खूबसूरती प्रजातंत्र की। प्रजा के बीच में घूमने वाले लोग, या हारो जीतो एक अलग बात होती है, पर उनके बीच में रहने वाले लोग जो होते हैं, पब्लिक उन्हीं को पसंद करती है। आप सिर्फ एक ब्रांड वैल्यू के नाम के ऊपर कोई चुनाव लड़ना चाहोगे, मैं नहीं समझता कि जनता उसको स्वीकार करेगी। जब मैं आपके चुनाव प्रचार कवर करने के लिए आया था चूरू में, तो आप एक बार 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 बता रहे थे कि देश में इतने सारे सांसद हैं, लेकिन आप शायद एकमात्र ऐसे सांसद थे जो 3 हाईवे अपने इलाके के लिए लेके आए थे लड़ झगड़ के। और मोदी जी भी जब प्रचार के लिए आए थे तो एक बड़ी बात बोली थी कि ये तो स्टार्टर है, होटलों में जैसे आप जाते हैं स्टार्टर परोसा जाता है। अब तो फिर से एनडीए की सरकार बन गई, अब क्या बाकी रह गया विकास के नाम पर आपके इलाके में? देखिए, विकास तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इतना आसान नहीं हम कह सकते। क्योंकि हमने देश के प्रधानमंत्री 2047 के अंदर डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं, तो उसका मतलब तो ये है कि डेवलपमेंट तो भी फिलहाल पूरा हुआ नहीं है। तो हमें डेवलपमेंट तो कंटिन्यूस एफर्ट रहेगा ही रहेगा। काफ़ी ऐसे एरियाज़ हमारे रह गए जो रेल कनेक्टिविटी से आज तक आज़ादी के बाद जुड़े नहीं, जैसे हमारा तारानगर है, सरदार शहर है, बीदासर का इलाका है, उनकी कनेक्टिविटी है। हाईवेज़ जो भी पास हुए उनको बनाना। फिर आज हमें सिटीज़ की रिंग रोड्स चाहिए, तो दो दो रिंग रोड की डीपीआर मेरे टाइम पे सैंक्शन हो चुकी थी, वो डीपीआर कंप्लीट हो जाएगी, तो उनको आगे कंटिन्यू करना है। आज पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बिजली और पानी की ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ कि पानी जैसा एक इशू, ऐसा मैटर है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को वन टाइम बिग टाइम फंडिंग करनी पड़ेगी,
ताकि ये गांव में एक आदमी बैठा हो पानी के लिए तरस रहा है, टैंकर डलवा रहा है, 2-2 हज़ार के टैंकर पड़ते हैं। तो ऐसे बड़े बहुत से इश्यूज़ हैं। ऐसा नहीं कह सकते डेवलपमेंट का एक ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस जो चलता रहेगा, और हमारी कोशिश आज भी वही रहेगी कि मिनिस्ट्रीज़ बनी हैं, उन मिनिस्ट्रीज़ के अंदर से हम जो भी सैंक्शनड बजट हो सकता है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लेके आएंगे। इलाके में अग्निवीर भी काफ़ी जोर शोर से उठाया गया था मुद्दा। शेखावटी तो जाना ही जाता है भारतीय सेना में लोगों की भर्ती के लिए। देखिए बिल्कुल, मैं तो इसको हमेशा मानता हूँ, एक अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है और अग्निवीर युवाओं के लिए जिस तरीके से ये योजना का जो पेनिट्रेशन हुआ है पब्लिक में, बिल्कुल भी इसको हेल्दी वे में नहीं लिया गया। आज यूथ बहुत इस बात से चिढ़ा हुआ है, और ये मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी को मंथन करना चाहिए कि उनका सबसे बड़ा कारण एक राजस्थान जैसे स्टेट्स में ये अग्निवीर योजना भी रही है, क्योंकि हमारा पूरा बेल्ट जो शेखावटी का है टिल गंगानगर तक या बाड़मेर तक मान लीजिए, ये सभी लोग फौज के अंदर आर्म फोर्सेस में जाते थे हमेशा। अब उसके अंदर उनकी जॉब इनसिक्योरिटी होगी, बहुत से ऐसे इश्यूज रहे हैं। यूथ ने अग्निवीर को जरूर माइंड में रखा हुआ है। महंगाई और बेरोजगारी, साथ में हमारी अनएम्प्लॉयमेंट तो हाईएस्ट हो चुकी है अभी कंट्री के अंदर, तो उसको देखते हुए यूथ ने बहुत ज़्यादा है। और जो 400 पार का नारा था, मैं तो समझता हूँ वो बीजेपी की सबसे बड़ी लायबिलिटी थी। 400 पार देने के कारण वो कुछ समझा ही नहीं पाया कि क्यों हमें 400 पार चाहिए। 272 में सरकार बन रही थी, आपने 240 में बना ली, अब तो जरूरत नहीं थी उसकी। आप खुद, आपके परिवार, आपके पिताजी सब बीजेपी से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। उम्मीद थी बीजेपी की इतनी बुरी राजस्थान में हालत होगी, क्योंकि अभी तो आप कांग्रेस में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो धड़क रहा होगा बीजेपी के लिए हल्का सा, कि सब कुछ सही होता तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। देखिए, ये तो मैंने हमेशा इससे मैं मानता आया हूँ कि कम्युनिकेशन गैप बहुत बढ़ गया था लीडर्स में और आम कार्यकर्ता के अंदर। जो स्टेट के जो हमारे जो अध्यक्ष थे, उनकी ही इतनी बड़ी कम्युनिकेशन गैप थी कि 6 बार के सांसद को, हम 33 साल में इस पार्टी में, वो मुझसे ही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कि इशू क्या है कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। एक भी प्रैक्टिकली बोलूँ तो मीटिंग तक कॉल नहीं हुई जहाँ पे कार्यकर्ता नेता बैठ के बात कर सकें। तो ये गैप तो जो बढ़ता गया उसका तो इम्पैक्ट पड़ा ही पड़ा है। और एक अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये एक आग तो थी लोगों में। मैंने एक आवाज़ उठाई तो मुझे इसका कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से लोगों के अंदर पेनिट्रेट होगी, पर कहीं ना कहीं लोगों के मन में था। और ये कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, हर चीज़ एक डिक्टेटरशिप में चल रही है। क्योंकि ऐसे जब पार्टीज इस तरह का बिहेवियर करती हैं तो काका जैसे लोग पैदा हो जाते हैं, और काका जैसे लोग उस वैक्यूम को खराब करते हैं और उस लूप होल्स को समझ जाते हैं कि कैसे मैनिपुलेट करना है। बीजेपी के अंदर बड़े नेता ने एक टाइम कह दिया था कि हमारा उम्मीदवार तो ये लकड़ी है, तो लकड़ी भी जीतेगी चुनाव। तो वो चुनाव जीतेगी तो फिर आदमी घूम ही क्यों रहा है, फिर लकड़ियाँ जीत जाएँ ठीक रहे। तो उन्होंने आदमी को आप रिप्लेस लकड़ी से कर दोगे तो कैसे काम चलेगा। और इसी कॉन्सेप्ट को, इसी माइंडसेट को एक काका जैसे लोग समझ गए थे, और उन्होंने बड़ा बखूबी से मतलब कि सिस्टम को मैनेज कर लिया और अपने कब्जे में लेकर ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दी। आप देखिए एमएलए इलेक्शन के अंदर भी क्या हुआ, हरमाड़ा से लेकर गंगानगर तक 500 किलोमीटर की दूरी है, एक ही एमएलए बीजेपी का जीत के आया। इस काका के पास में सिर्फ चाबी थी टिकटों की। और अभी एमपी इलेक्शन में क्या हुआ, हरमाड़ा से लेकर गंगानगर तक एक भी एमपी जीत के नहीं आया। आप जयपुर ग्रामीण मात्र 1500 वोटों से जीतते हो, क्योंकि गैप बढ़ गया, कम्युनिकेशन कहीं है नहीं। एरोगेंस इतनी ज़्यादा आ गई है, कुछ लोकलाइज लीडर के हाथ में इतनी पावर आ गई है, जिस पावर का वो मिसयूज़ कर रहे हैं। घर बैठा हुआ कार्यकर्ता बेचारा कुछ कर ही नहीं पा रहा, लोग ह्यूमिलेट हो रहे हैं। तो वो तो दुख तो वाली बात है ही जी। जब चुनाव के नतीजे आए थे तो आपका एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है 50 सेकंड का, झूम के नाच गए थे आप। देखो जी, वो मेरे युवा साथी हैं, उनकी इच्छा थी कि कुछ नाचा जाए तो नाच भी लिया। खुशी का माहौल है तो सबने साथ दिया है, तो नाच गाना तो चलता रहता है। एक आखिरी सवाल, आपने आवाज़ उठाई बीजेपी में जिस तरह से सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था, प्रहलाद गुंजल ने आवाज़ उठाई कि सब कुछ गड़बड़ चल रहा था, बाहर आए, कोशिश की अपनी ओर से। वसुंधरा जी के साथ क्या हो रहा है? वो लगातार उनको, क्योंकि 5 बार के उनके बेटे सांसद है। पहली बार के जो सांसद थे जो लोकसभा के लिए जीते गए भूपेंद्र यादव, दूसरी बार के लिए जो जीत के आए थे भागीरथ चौधरी, तीसरी बार के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत, चौथी बार जो जीत के आए थे अर्जुन राम मेघवाल, सब मंत्री बन गए। 5वीं बार के सांसद अभी तक खाली हाथ। ये तो सर $1 मिलियन क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या करना चाहिए कि आप आगे बढ़ सकते हो। ये तो किसी को समझ में भी नहीं आ रहा। कई बार 3-3, 4-4 बार जीतने वाले लोगों की ये एक एसेट होती थी कि भी आप सीनियर लीडर हैं, आपकी फील्ड में पकड़ है, तब भी आप जीत रहे हो। आज वो बीजेपी में तो लाइबिलिटी बन गई है। 4 बार वाला तो पक्की कुछ नहीं बनने वाला। ये तो श्योर एंड शॉर्ट बात हो गई है। कब कहाँ किस चीज़ की प्रॉब्लम आ जाएगी आपको कुछ नहीं पता। ये तो एक इनसिक्योर माहौल बीजेपी में जरूर है। हमें कल तक तो हम ये सब समझते थे कि अगर
मेहनत करते हैं तो पार्टीज आपको आगे पुश करती हैं। अब फर्स्ट टाइमर्स को ही पुश हो रहा है तो ये कुछ कन्फ्यूजन है। पता ही नहीं किसी की कोई क्लैरिटी, तो कोई ये कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा हुआ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कि 4 बार वाले सांसद को एमपी बनाएंगे ही नहीं, हम खाली 1 बार वाले को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये कहीं लिखा तो है नहीं, पर समझ लो किसी को आ नहीं रहा। सुंदर जी, तो आपका भी अच्छा है, वो आपके लिए काफी पॉजिटिव भी है, उनके साथ ऐसा हो रहा है। देखिए बिल्कुल, आई तो मैं क्या, पूरा राजस्थान का एक आम जो भाजपा का वर्कर होगा, एक आम आदमी भी, नागरिक भी, वो मैडम को मुख्यमंत्री देखना चाहता था। उनकी पर्सनैलिटी थी और हमेशा उन्होंने लीडरशिप क्रिएट करी है और लीडरशिप को आगे बढ़ाया है। अब पार्टी ने जो फैसला किया वो पार्टी का इंटरनल फैसला, उसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। पर उम्मीद सबको इस बार यही थी कि दुष्यंत जी मुख्यमंत्री बनेंगे, पर जिस रूप में बनाया गया वो पार्टी ने फैसला लिया होगा। क्या सोच के लिया, ये क्लियरिटी तो भी किसी को हुई नहीं है। शायद आपको हुई हो तो आप भी हमें बताएं कि क्या करना चाहिए कि आदमी कुछ मंत्री बनना चाहे। ये तो किसी को समझ में आज तक आया नहीं है, क्योंकि हम 6 बार के थे जब पिछली बार आए, तो कोई 1 बार वाले बन गए थे। अब ये क्यों बन रहे हैं, कैसे बनते हैं, वो बीजेपी को ही क्लियर करना पड़े, ताकि कार्यकर्ताओं में कुछ जोश आए, कार्यकर्ता कुछ समझें क्या मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स ये है। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है पब्लिक एट लार्ज में। क्वेश्चन मार्क तो ये भी है कितने टाइम एनडीए की सरकार चलेगी, क्योंकि शायद आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं, बीजेपी में जो लोग हैं शायद उनके दिमाग में भी यही चीज चल रही होगी। देखिए, हम तो बैरसुम शेखावत जी के टाइम के से हम बीजेपी ज्वाइन करी है। उन्होंने लीडरशिप को क्रिएट किया है और राजस्थान के अंदर ऐसे एन नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स होंगे, राम सिंह कसवान जैसे, जिनको राजेंद्र राठौड़ जी हों, जो कोई भी बड़े नेता बता दीजिए, हमारे शेखावत ही बैरसुम, सबको बैरसुम शेखावत जी ने क्रिएट किया है। लीडरशिप क्रिएट करने टॉल लीडर्स होते हैं। आज की तारीख में कुछ समझ आता नहीं किसी को भी, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता। मुझे तो लगा बोलना चाहिए तो मैंने बोला है। जिस तरह से बीजेपी में जो कुछ गलत चल रहा था उसके बारे में मैंने बोला, यह कहना है राहुल कस्बा का। कैमरामैन विजय सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, न्यूज़ 24 जयपुर।